हम सभी न जाने कब से सुन रहे हैं कि गुजराती बिजनेस में उनका कोई तोड़ नहीं, बिजनेस में उनका कोई जोड़ नहीं। आज मैं एक ऐसे गुजराती के साथ बैठा हूं जिन्होंने अपने दम पर अपने बिजनेस का अंपायर खड़ा किया। ना सिर्फ अपने बिजनेस का अंपायर खड़ा किया, दूसरों को भी सिखाते हैं कि उनको बिजनेस का कैसे अंपायर खड़ा करना है। तो हमारे साथ है मिस्टर वसेस गाला जी। वसेस गाला सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज आपके बारे में बहुत कुछ मैं सीखने वाला हूँ, बहुत कुछ ऑडियंस सीखने वाली है। तो सबसे पहले बेसिक जर्नी आपके बारे में जानना चाहेंगे ऑडियंस कि कैसे आपने बिजनेस अंपायर खड़ा किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे कि आप दूसरों को भी सिखा पा रहे हो। श्योर सागर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग द पॉडकास्ट। बिग फैन। आई थिंक आपका ऑडियंस आपके साथ इतना एंगेज है, इतना सीखता है, तो इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करने को मिला। जर्नी के बारे में स्टार्ट करें तो फैमिली बिजनेस में ही है और वी आर थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। हमारे दादाजी चप्पल के बिना नंगे पाँव कच्छ गुजरात से चल के मुंबई आए, क्योंकि वहाँ पे तभी इतना ड्राउट था, इतना गरीबी था कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए मुंबई आना पड़ा और पैसे भी नहीं थे कि कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। तो वो स्ट्रगल के दिन से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर बिजनेस का एक एनवायरनमेंट बन गया। जब मैं 6 साल का था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरी मदर मुझे हमेशा चैलेंज करती थी। मैं 6 साल का था तब मेरी मदर ने कहा कि बेटा तेरे को आइसक्रीम खाना है। मेरे को एक जिद था कि आइसक्रीम खाना है, हर छोटे बच्चे को जिद होता है। तो उसने बोला आपको आइसक्रीम खाना है, ठीक है, बट अगर आपको उसको एंजॉय करना है, इफ़ यू वांट टू रियली हैव हैप्पीनेस विद आइसक्रीम, अपने दम पे आइसक्रीम खाओ, खुद कमा के खाओ। अभी ये यूजुअली लोगों को शॉकिंग लगेगा कि 6 साल बच्चा कैसे कमाएगा। तो मॉम ने बोला बेटे संडे को अपना डैडी का शॉप है, वहाँ पे बैठो। हम बिल्डिंग मटेरियल्स फैमिली बिजनेस है, सीमेंट, टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। तो संडे दिन के वहाँ पे बैठा, डैडी के बाजू में बैठा, ऑब्जर्व किया, कस्टमर से स्वीटली स्माइल से बात किया। तब समझ में आया कि एक बैग सीमेंट बेचने से 10 रुपया प्रॉफिट मिलता है, 2 बैग सीमेंट बेचेंगे तो मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन और बिजनेस जर्नी 6 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पे फैमिली में बिजनेस है, वहाँ पे घर पे वो एनवायरनमेंट होता है, वो डिस्कशन होता है, और वहाँ से ही वो बिजनेस को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। और धीरे 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 फिर हम बिजनेस में आते गए। लेकिन मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड दूंगा। 2000 के टाइम पे एक .com का बबल भी था, बस भी था, IT का बहुत बूम था। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद सोच लिया कि चलो IT में जाते। तो IT के लिए मेहनत किया, फिर VJTA में पहुँचे, फिर IIT बॉम्बे में पहुँचे, वहाँ पे स्टडी किया, वहाँ पे रिसर्च किया और IT में काम किया। फिर मुझे लगा नहीं अब बिजनेस करना है खुद का, तो फाइनेंस जानना चाहिए। फाइनेंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि तभी हम न्यूज़पेपर में बैंक्स का देख रहे थे कि ये बैंक से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्सी हो गया। तो फिर मैंने बोला चलो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में ही काम करते हैं। तो IIT बॉम्बे से निकल के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यस, थोड़ा IT में काम करके मेरा फर्स्ट जॉब था लीमन ब्रदर्स। वहाँ पे हमको रिस्क मैनेजमेंट था, जहाँ पे हमको IT भी था और फाइनेंस भी था। और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करने के कारण फिर मेरे को धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे फाइनेंस का एक्सपोजर मिला और फिर फाइनेंस से प्यार हो गया। तो और बहुत इंटरेस्टिंग है कि फाइनेंस इतना नेचुरल लगा कि IT भी अच्छा लगता था, फाइनेंस भी अच्छा लगता था। फाइनेंस में मैं बहुत आगे बढ़ा। फिर मैंने USA गया, तभी लीमन ब्रदर्स का 2008 में क्राइसिस हुआ, तो तब मैं USA चला गया, पढ़ाई किया। मैंने अपने फाइनेंस के सर्टिफिकेशन CFA, FRM, QFRM ये सर्टिफिकेशंस ली और फाइनेंस के दुनिया में काम करके उसका भी एक एक्सपोजर लिया। ओके। देन लाइफ हैड एन इंटरेस्टिंग ट्रीट। मैं बोला कि यार फाइनेंस करना है, लेकिन रियल बिजनेस करना है तो वो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग है। जो डिसीजंस बनाते हैं कि कहाँ बिजनेस करना है, कहाँ एक्सपांड करना है, कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो स्ट्रैटेजी और रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो वॉल स्ट्रीट पे बेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में अप्लाई करके वहाँ पे मैंने काम किया और स्ट्रैटेजी के दुनिया का एक्सपर्टीज एक्सट्रैक्ट लिया। तो एकदम इंटरेस्टिंग जर्नी के यार 7 साल IT भी किया, थोड़ा फाइनेंस भी किया, 10-12 डिग्री सर्टिफिकेशंस बिल्ड किए, फिर स्ट्रैटेजी किया और फिर इंडिया में आया मैं 2011 में। यहाँ पे सेटल हुआ, फैमिली बिजनेस, वाइफ के फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट में अग्रेसिव है। तो रियल एस्टेट में भी एक्सप्लोर किया कि रियल एस्टेट कैसा है, क्योंकि जो हम किताब में देखते हैं रियल लाइफ में बहुत अलग है। तो रियल एस्टेट में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लाइजनिंग, लीगल वर्ल्ड, इसका भी एक्सपोजर 2-3 साल अच्छा मिला। और फिर 2013 और 14 में मैंने अपना खुद का फर्स्ट कंपनी स्टार्ट किया, खुद का 39 सॉल्यूशंस का। और ये कंपनी के बीच में यही सीट था कि एक एंटरप्रेनर को, खास करके MSME एंटरप्रेनर या फैमिली बिजनेस है, कॉर्पोरेट्स जो है, MNCs है, अंबानीज, अडानीज, दे कैन अफोर्ड द बेस्ट कंसल्टेंट्स, दे कैन अफोर्ड द बेस्ट फर्म्स। उनके लॉयर्स भी अच्छे हैं, CAs भी अच्छे हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट अलग है, टैक्स कंसल्टेंट अलग है, IT कंसल्टेंट अलग है, उनके पास बेस्ट एजेंसीज है। बट ये छोटे मोटे जैसे फैमिली बिजनेस है, शॉप्स है, जैसे मेरे खुद के फादर का शॉप था, रियल एस्टेट में भी था, एनीवन लेस देन आई वुड से लेस देन 250 करोड़ ऑफ टर्नओवर, एनीवन लेस देन 1000 एम्प्लॉइज, मेरा डेफिनेशन।
ये एमएसएमई में आता है। इनमें बहुत भूख है, बट ये लोग डरते हैं गाइडेंस के लिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। ये लोग डरते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन वो लोग मैजिशियंस हैं, हम मैजिशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलिबर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, और वो लोग ने मैजिक किया है, हम सल्यूट करते हैं। मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान जय एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई 70% एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट कर रहा है। तो ना एक चाय वाला भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो उसको भी सल्यूट है। ये एमएसएमई की बेसिक डेफिनेशन बहुत नए लोग जो एमएसएमई नहीं जानते उनके बारे में अगर मैं बात करूं, श्योर व्हाट इज एमएसएमई? श्योर, एमएसएमई बोलूंगा और मैं जर्नी भी कंप्लीट कर दूंगा उसी के साथ। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस। हम बिजनेस को मैं मेरे तरीके से 4 सेगमेंट्स में सेपरेट करता हूँ। एक होता है स्टार्टअप, जो बिजनेस को 7 साल से अंदर होता है और जिसमें कुछ नवीनता, इनोवेशन है, कुछ रिसर्च या न्यूनेस है, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। बाय डेफिनेशन स्टार्टअप्स हैव टू बी लेस देन 7 इयर्स एंड मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 2-3 साल में 100 करोड़ का लेस टर्नओवर है तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। अच्छा फंडिंग हो गया तो उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप या एस्टैब्लिश स्टार्टअप कहते हैं। एक होता है एमएसएमई, कि जो बिजनेस कर रहा है, भले 2 साल से या 5 साल से, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। उसका कोई चेन स्टोर नहीं है, उसका कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल, कपड़े के दुकान वाला, रियल एस्टेट वाले, आपका फूड रेस्टोरेंट्स वाले, उनको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, वो एमएसएमई एमएसएमई में आ गए क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नवीन नहीं है। काफी दुनिया कर रही है, वो भी अपने एरिया में, गली में कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत एक्सीलेंस किया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी है जो मैं जानता हूँ, हमारा उनके साथ जस्ट रिसेंटली ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, 20 साल से बिजनेस में है, विदाउट अ सिंगल रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट किया, नौकरी स्टार्ट किया, साड़ी के दुकान में साड़ी बेचते थे, नौकरी स्टार्ट किया। और उसके बाद जितना इंटरेस्टिंग है, आज उनके पास दुकान है मुंबई में, बड़े बड़े दुकान, साड़ी की दुकान, कपड़े के दुकान। वो दुकान का ही प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदा है आज का 500 करोड़ का वर्थ, ओनली प्रॉपर्टी वैल्यू। उनके पास करीबन 250 से 300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो 300 जन को उन्होंने नौकरी दी। वो हर साल मैं मानता हूँ मिनिमम 10 से 12 करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप अज्यूम करो 3 से 5 करोड़ उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन देश के लिए जा रहा है। वो इतने सारे कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो ये अनसीन, अनसंग हीरोज है जो 200, 300, 400 लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और इनके पास कोई गिमिक्स नहीं है। जैसे मेरा हमेशा एक बैटल रहा है सागर जी के, एक वैल्यूएशन है, जस्ट बिकॉज वो IIT IIM से है, उसके कनेक्शन है, तो उसको हजारों करोड़ मिल जाता है। वो गोविंदा जी को नचवा देता है, IPL का स्पॉन्सर ले लेता है, और उसका टर्नओवर था 50 लाख। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दैट स्टार्टअप? क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया, जब वो अचीव करे तब करे, बट दैट स्टार्टअप इज कमिंग एट अ कॉस्ट। वो कॉस्ट यह है कि आपने हायरिंग में इन्फ्लेशन कर दिया, लोगों को 20, 30, 40, 50, 60 लाख सैलरी दिया, अच्छा है, बट इज इट रियली वर्थ? आपने क्या वैल्यू जनरेट किया? लास्ट में क्या होगा कि ये इन्वेस्टर्स, एक इन्वेस्टर से दूसरा इन्वेस्टर, दूसरा से तीसरा इन्वेस्टर, लास्ट में हम जैसे भोले इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में उनमें पैसे लगाते हैं। जैसे ले लो पेटीएम किधर था आज क्या हो गया, जोमेटो किधर था आज किधर हो गया। वी आर लूजिंग मनी, दे आर मेकिंग मनी, दे आर क्रिएटिंग ब्रांड्स एंड बिजनेस इज सफरिंग। तो मेरे लिए ये छोटा दुकानदार जो 200-300 को एम्प्लॉय कर रहा है, 10-12 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, 3-5 करोड़ का टैक्स भर रहा है, वो हीरो है, और ये सब एक बबल है। इसका मतलब कस्टमर के लाइफ में जो सच में वैल्यू ना ऐड करके कहीं से इन्वेस्टमेंट उठा करके प्रमोशन, ब्रांडिंग करते हैं, वो बेसिकली आपके नज़र में ज़ीरो हैं। और जो सच में वैल्यू ऐड करके अपने आप को बिना बड़ी ब्रांडिंग, बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के अपने आप को बड़ा करते हैं, दोज आर बेसिकली रियल है। yes. एक छोटा क्लैरिफिकेशन, मैंने भी काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। हमारे कुछ स्टार्टअप्स हाफ यूनिकॉर्न्स है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। पर इंटेंट, अगर बिजनेस का इंटेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिजनेस का इंटेंट है कस्टमर को कुछ सर्विस देना, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना, और बिजनेस का इंटेंट है अल्टीमेटली पॉजिटिव कैश फ्लो और प्रॉफिट करना, तो उसे बिजनेस कहते हैं। बाकी सब जुमले से। अगर आपका इंटेंट ही डे 1 पे है कि फैंसी डिजाइन्स, अच्छा प्रेजेंटेशन करके वैल्यूएशन उठाना है, फिर लग्जरी ऑफिस बनना है, लग्जरी गाड़ी में घूमना है, खुद 100 करोड़ घर पे लेके जाना है, फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तब बनेगा, और अल्टीमेटली देयर इज नो वॉचडॉग, देयर इज नो फोर्स हु कैन होल्ड देम अकाउंटेबल कि भाई आपने 1000 करोड़ उठाया, आपने वो मार्केटिंग में स्प्लर्ज कर दिया, बट दैट इज कॉजिंग डैमेज टू द स्मॉल बिजनेसमैन, हु इज होल्डिंग देम अकाउंटेबल? ये जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं, जो जितने भी यूनिकॉर्न्स बनने हैं, मेरे नज़र में नॉट मोर देन 10% आर ट्रूली यूनिकॉर्न्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, in terms of employment creation
and positive entrepreneurship environment creation. ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर इन्वेस्टर्स कैसे इन पर लुभान्वित हो जाते हैं, इनको पैसे दे देते हैं करोड़ों में, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, कैसे ये होता है? सर जितने भी हमारे ऑडियंस वाले हैं उनको ऑनेस्टली पूछूंगा, कितने लोगों ने पेटीएम के लिए अप्लाई किया रहेगा? कितने लोगों ने LIC के लिए अप्लाई किया रहेगा? क्यों? हर्ड मेंटालिटी, फोमो, चारों तरफ हल्ला हुआ है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इन्वेस्टर कम्युनिटी सर बहुत स्मार्ट है। मैं आपको बोलता हूँ क्यों स्मार्ट है। उन्हें पता है कब एंटर करना और कब एग्जिट करना। अगर मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं 50 करोड़ वैल्यूएशन या $1 मिलियन के वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और $10 मिलियन वैल्यूएशन करने के लिए मुझे क्या करना है और वो इन्वेस्टर कौन है मुझे पता है। और वो क्या करना है, इट इज इन टर्म्स ऑफ जस्ट फेक मेट्रिक्स कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री है, मेरे पास कितना मार्केटिंग है। इट इज नेवर अबाउट सेल्स और प्रोडक्ट क्रिएशन। हम अच्छा कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, बट वो ब्लाइंड वैल्यूएशन जो हुआ ये एक पासिंग द पार्सल गेम के कारण हुआ। सेकेंड इनसाइट आपको देता हूँ सर, अगर आपके पास फ्री मनी मिला तो आप क्या करोगे सागर जी? डिपेंड अपॉन मेंटालिटी। अगर एक बिजनेस मेंटालिटी है तो उसका प्रमोशन ब्रांडिंग में खर्च करेगा। ओके, कोई अगर वैसे ही नॉर्मल इंसान है तो फिर वो अपने पर खर्च करेगा, लग्जरीज में खर्च करेगा वो। अगर मैंने आपको 10,000 करोड़ रुपए फ्री में दे दिए, नो कंडीशंस, नो टैक्स, ये आपका पैसा है, आप जो करना है करो, आप रिटर्न नहीं करोगे तो चलेगा, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स बिजनेस का सोचेंगे कुछ, और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आप इतना सीरियसली देखोगे नहीं, क्योंकि फंड बहुत बड़ा है और फ्री का मनी है, विदाउट रिस्क, विदाउट कमिटमेंट, तो फ्री का मनी मिला है। द US गवर्नमेंट कोविड के टाइम में 2 साल में उन्होंने लास्ट 100 ईयर्स में जितना पैसा प्रिंट नहीं किया इतना ये 2 साल में प्रिंट किया। दे प्रिंटेड $1 ट्रिलियन जस्ट फ्री कैश। एंड टू गिव यू पर्सपेक्टिव, इंडिया का GDP पूरे साल सब इंडियंस मेहनत करते हैं तो हम 2.6-2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी बनाते हैं। उन्होंने $1 ट्रिलियन ऐसे ही झटके में छाप दिया। ओके, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कितना है? 0.1%, 0.5%, 1% पर एनम, फ्री मनी। तो ये सब पैसे बड़े बड़े बैंक्स उठाते हैं। बैंक्स प्रिंट करते हैं ऐसे स्टिमुलस के नाम पे कि इससे जॉब क्रिएशन होगा, रिसेशन हम टाल रहे हैं, बट ये फ्री मनी मुझे मिल गया। अच्छा, वहाँ पे बैंकरप्सी लॉज ऐसे क्लियर है कि अगर मैं डूब गया तो भी मैं सेफ हूँ, बिजनेस डूब गया ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ये फ्री मनी मिला तो लोग क्या देखते हैं, इंडिया और चाइना में बहुत पोटेंशियल है। अब चाइना में कोविड हो गया, चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहाँ पे थोड़े लॉज भी स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, तो इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया में जो भी आइडिया ठीक ठाक लगे डाल दो, जिसमें भी आपको लगता है फ्यूचर है डाल दो। उबर अच्छा चल रहा है तो ओला उसका कॉपी है, डाल दो। फूड डिलीवरी है, डाल दो। एजुकेशन है, डाल दो। क्या कुछ क्लिक हो गया तो पैसा डबल हो जाएगा, क्लिक नहीं हुआ तो मेरे पास कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये लोग ने ये इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट करके यूनिकॉर्न्स बनाए। लेकिन अब सभी बैंक्स टाइट हो गए क्योंकि पूरे दुनिया में बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रेशर आया है, तो दुनिया टाइट्स हो गए। तो अब स्टार्टअप्स का रियल अग्नि परीक्षा चालू। अगले 2 साल में जो स्टार्टअप बिजनेस मॉडल राइट रहेगा, कैश फ्लो फोकस करेगा या वैल्यू पे फोकस करेगा, वो जिएगा। ये मेरा 100% चैलेंज है। 80-85% फैंसी स्टार्टअप्स विल एग्जिट और विल क्लोज द शॉप। तो अभी जो आप बात कर रहे थे फैंसी स्टार्टअप्स की, वो बूम कराने वाले, जबरदस्ती पैसा डाल करके, इसमें एक्चुअली फायदा किसका है? वो जो स्टार्टअप कंपनी है उसी का सिर्फ फायदा हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया तो उनका तो फायदा नहीं दिख रहा फिर ऐसे। एक आपको गेम देता हूँ, लेट्स अज्यूम द गेम। मैंने आपको पानी का बॉटल दिया और म्यूजिक बज रहा है। अगर म्यूजिक बज रहा है, कंटिन्यू हो रहा है और आपने पानी का बॉटल पास कर दिया तो आपको एक पानी का बॉटल फ्री। तो ये ऐसा ही गेम है कि आपको मैंने पानी का बॉटल दिया, म्यूजिक बज रहा है, आपने पास कर दिया, उसको मालूम है कि अब खतरा है, क्योंकि अब मेरे पास 2 पानी का बॉटल का कॉस्ट आ गया और अगर म्यूजिक बंद हो गया तो 2 पानी का बॉटल मुझे चुकाना है। लेकिन उसे पता है कि आज म्यूजिक स्टॉप नहीं होने वाला है। ये म्यूजिक कब स्टॉप होगा? जब कोई नादान बेचारे के पास पानी का बॉटल आ जाएगा तब म्यूजिक स्टॉप होगा। ये स्टार्टअप गेम ऐसा ही। आई एम एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, यू आर अ VC, देयर आर एंजल इन्वेस्टर्स, देन स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C इन्वेस्टर्स, देन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, देन IPO। और IPO लेता है कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स। आप और मेरे जैसे लोग वो 13,000, 15,000, 20,000, 25,000, और बिकॉज ऑफ फोमो हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग ने सबने वैल्यूएशन 1 करोड़ का, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ करके एवरीवन हैज मेड मनी। जिसने वहाँ पे काम किया उनको अच्छे लाइफ मिले, उनके CEOs को क्रेजी सैलरी। आप अश्नीर ग्रोवर का आप सैलरी देख लीजिए, उन्हें वैल्यू क्रिएट किया नहीं किया अलग बात है, बट द वेल्थ दैट ही हैज क्रिएटेड, उन्होंने इनोवेशन भी किया, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ,
बट इफ यू लुक एट ऑल द पीपल वर्किंग इन स्टार्टअप, दे मेड मनी, ऑल द इन्वेस्टर्स हैव मेड मनी। कि मैंने 1 करोड़ में इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ में बाहर निकला, $10 मिलियन में इन्वेस्ट किया, 100 मिलियन में बाहर निकला। एवरीवन हैज मेड मनी। और इसका सब्सिडी किसने चुकाया? रिटेल इन्वेस्टर्स ने। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बैंकक्रप्ट हो गया तो बैंक से तो सिर्फ नोट छापा है, तो वो इन्फ्लेशन के कारण, ज्यादा टैक्सेशन के कारण हम ही वो पैसा चुका रहे। जो वैल्यूएशन ये अच्छे अच्छे फैंसी स्टार्टअप्स को मिला है, उसको इनडायरेक्टली फंड हम टैक्स करके, वो लोग टैक्स नहीं चुकाते क्योंकि वो लोग लॉस मेकिंग है। हम लोग टैक्स भर के इन्फ्लेशन के कारण और रिटेल इन्वेस्टमेंट के कारण हम इनडायरेक्टली उनको फंड कर रहे हैं। हम मतलब रिटेल इन्वेस्टर, ऑल इंडिविजुअल्स जो भी इंडिया में टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या दुनिया के जितने भी लोग टैक्स भर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं और ये स्टार्टअप चाहे बन रहा है, स्टार्टअप फेल हो रहा है, पैसा इसमें टैक्स पेयर्स का भी लग रहा है। 100%। एक उदाहरण देता हूँ, समझो आप स्टार्टअप हो, आपको 100 करोड़ का वैल्यूएशन मिला। ये वैल्यूएशन लेट्स अज्यूम आपको जापानीज बैंक ने दिया, आपका ये $100 बिलियन का हो गया जीरो, लेकिन आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट में डैमेज किया है। आपके वो बैंक को अगर समझो आज नहीं तो कल चुकाना है क्योंकि उसका 100 बिलियन का लॉस हुआ है, तो उसने क्या कर दिया? इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दिया, उसने लोन्स का रेट बढ़ा दिया। आज कार लोन, होम लोन कौन लेता है? आप और मैं लेते हो, तो इनडायरेक्टली लोन का रेट बढ़ गया, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ गया, जीएसटी रेट्स बढ़ रहे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ दिस बैड इकोनॉमिक्स, यू एंड आई आर पेइंग मोर टैक्स, मोर ईएमआईज। बसीस गाला जी, आपसे मैं मीनवाइल एमएसएमई के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। आपने जैसे बोला कि जिनके पास कुछ नए आइडियाज़ नहीं हैं और वो अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो स्टार्टअप में नहीं, वो एमएसएमई में आते हैं। तो ये जैसे आप अपने अभी एक साड़ी वाले का भी एग्जांपल लिया कि 5 दुकान है और करोड़ों का वर्थ बना लिया। आप चूँकि बिजनेस कोच भी हो और आप बिजनेस, आपका अंपायर भी है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा ये कैसे, इसके बारे में क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे इतनी जल्दी इतना बड़ा कर लेते हैं वो, ये डिटेल में अगर आपको समझा पाओ तो। थोड़ा इसको हम कनेक्ट करते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि बड़े कंपनी जो स्टार्टअप्स के पास फंड्स है तो वो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स रखते हैं। तो 39 सॉल्यूशंस हमारे कंपनी का जन्म ऐसे हुआ कि 1 पॉइंट मेंटोरिंग एंड हैंड होल्डिंग। क्योंकि आपके पास सारी एक्सपर्टीज है, फाइनेंस में भी रह चुके हो, आईटी में भी हो, और ये इनिशियली स्टार्ट किया। आज हमारे पास टीम है, फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी है, आईटी एक्सपर्ट्स है, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स है, बट क्योंकि मेरे को वो कंफर्टेबल था कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको 360 डिग्री सोल्यूशन, राइट गाइडेंस विद द राइट एथिक्स, विद राइट प्रूवन फॉर्मूला, क्योंकि पूरा दुनिया हम घूमे हैं, काम किया है, तो वो हमको बहुत सक्सेस मिला हमको। और हमें लगा कि नहीं, ये सेवा भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें फेम भी है और सुकून भी है। क्योंकि आप एक छोटे आदमी को मीडियम भी बनाते ना, तो उसके साथ इकोसिस्टम में 100 जन भी बड़े होते हैं। राइट। अभी आप एग्जांपल लेते हैं एमएसएमई वाले का, मैं आपको 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देता हूँ कि हमें एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आए। समझो एक छोटा सब ब्रोकर है, बड़े कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, फाइनेंस हाउस का सब ब्रोकर है। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ कपल है हमारे, मुंबई माटुंगा में 1 BHK में रहते हैं। जब वो हमारे पास आए थे 2017 के आसपास में, तब उनके पास अच्छा क्लाइंट्स था, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट 30-40 CR का। तो उन्होंने हमसे कोचिंग लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, हैव गुड क्लैरिटी, गुड एनर्जी एंड गुड एथिक्स। क्योंकि लंबा बिजनेस करना है तो एथिक्स चाहिए। 5 साल 10 साल राजा बनना है तो विजय माल्या भी बन गया था, लेकिन एथिक्स रहेगा तो आप लंबा राजा बन सकते हो, लाइक अ टाटा ग्रुप। सो ऑलवेज वर्क विथ एथिक्स। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप थोड़ा स्ट्रैटेजी पे काम करिए। जैसे हमारा 39 सॉल्यूशंस का कोर स्ट्रेंथ इज द बिजनेस प्लान, कि आपको हम यूनिक कैसे बनाए, आप स्मार्ट वर्क कैसे करो। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, आप स्मार्ट वर्क कैसे करो, एग्जीक्यूशन कैसे करो। तो हमने बैठ के उनके साथ स्ट्रैटेजी बनाया, सेगमेंटेशन बनाया। उनको मैंने बोला कि आप दिन का 10 घंटा काम करो, तब 9 घंटा काम करना है, 1 घंटा कम काम करना है, लेकिन यही काम करना है, बाकी काम छोड़ दो। तो किसी को भी दर्द होता है कि सर हम इतना काम करते हैं तब हार्डली हम ABC अमाउंट पे पहुंचते हैं, आप काम करने को बोलते हो कम, हमने कम काम करवाया। लेकिन जो उनको फोकस मिला, जो क्वालिटी मिला, विद इन 2 years देयर AUM वेंट टू 100 CR, देयर SIP बुक वेंट टू 1 CR। ऐसा क्या उन स्ट्रेटजीज में होता है? बहुत सिंपल स्टेप्स मैं शेयर करूंगा। नंबर 1 इज फोकस। सभी को अपना क्लाइंट्स मत बनाओ, ये पूरी दुनिया आपके क्लाइंट नहीं बन सकती। आपके लिए अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कोई स्पेसिफिक क्लाइंट्स है, नीश, और वो नीश में आपका स्ट्रेंथ मैच करो। और जितना आप बिजनेस में ना पोलाइटली बोलोगे उतना आप ग्रो करोगे। सभी को क्लाइंट्स लेना, हाँ 500 का SIP ले लो, 10 लाख का SIP ले लो। तो हमने उनके अंदर 3 टीम्स बना दिए, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर टीम को ऑटोमेट कर दिया कि 500 का भी SIP लेना है, मैं बिजनेस छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके लिए कोई फोन कॉल करेगा नहीं, कोई व्हाट्सअप करेगा नहीं, एक ऐप है, वेबसाइट है, ऑटोमेटिकली SIP भरो और खत्म करो।
जो मीडियम है उसके लिए लोअर लेवल का टीम है जो एंगेज करेगा और लोअर लेवल का टीम बात करेगा, और जो प्लैटिनम है उसके लिए ओनर्स और कोर टीम ही बात करेंगे। तो जो 50 लाख का एसआईपी दे रहा है, जो 10 लाख का एसआईपी दे रहा है, उसके लिए एक प्लैटिनम टीम, एक वेल्थ सर्विस, मीडियम टीम को नॉर्मल सर्विस, और सिल्वर को कोई सर्विस नहीं, क्योंकि वो लो मार्जिन है। हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। बाय डूइंग दिस फोकस, बाय हैविंग रेगुलर कम्युनिकेशन एंड स्मार्ट मीटिंग्स, हमने क्या किया कि हर 6 महीने में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको नहीं, लेकिन उनके बच्चे को फाइनेंशियल अवेयरनेस का बूट कैंप लगा दिया। उनके पेरेंट्स के लिए, जो बुजुर्ग है, उनके लिए विल ट्रेनिंग का बूट कैंप लगा दिया। तो व्हेनेवर एज अ कस्टमर यू थिंक अबाउट वैल्यू क्रिएशन, कि मुझे मेरे कस्टमर को बहुत देना है, जेन्युइनली देना है, कस्टमर आपको 10x रिटर्न देता ही देता है। तो ये 2-3 स्मॉल चीज करने से दे ग्रो 3x 4x इन 3 years। एंड इमेजिन आज उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो लोगों का पेंशन फंड्स मैनेज कर रहे हैं, वो लोगों का एसआईपी फंड मैनेज कर रहे हैं, वो लोगों का एस्पिरेशन फंड मैनेज कर रहे हैं कि ये मेरी बेटी का शादी का फंड है, ये मेरा वेकेशन का फंड है, ये मेरे बिजनेस का फंड है, ये मेरा रिटायरमेंट का फंड है। तो ये अनसीन अनसंग हीरोज है जो डिसिप्लिन के साथ छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जो खुद भी ग्रो कर रहे हैं, साथ में कनेक्टेड 50, 100, 200 लोगों को भी ग्रो करवा रहे हैं। अभी जो आपने बोला कि उनके बच्चों को इन्वेस्टिंग की ट्रेनिंग देने लगे, इसका क्या लॉजिक है, वाई ऐसा क्यों? सर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल सेट, सागर जी, इज फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं तो मानता हूँ ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 6, 7, 8 साल के बच्चों को सिखाना चाहिए। इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि पैसा कैसे सेव करना, पैसे की कीमत क्या है, उसे कैसे बजट बनाना, पिगी बैंक में कैसे पैसे रखना और उसे कैसे इन्वेस्ट करना। आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी काफी ये स्टार्टअप रेस गर्म हो रहा है ऑन फिनटेक एंड एड्यूटेक फॉर किड्स, कि छोटे बच्चे के लिए डेबिट कार्ड आ रहा है, छोटे बच्चे के लिए फाइनेंशियल लर्निंग आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लर्निंग छोटा बच्चा सीखता है तो डे 1 पे वो अर्ली इन्वेस्टर बन जाता है। जैसे वॉरेन बफेट बोलता है ना कि मैंने पहले इन्वेस्टिंग किया था कुछ 10-12 साल की उम्र में, 11 साल से शुरू किया था, और काश मैं जल्दी करता तो मैं और अमीर हो जाता। तो इमेजिन करो 6-7 साल के बच्चे पे वो पिगी बैंक में डालता है, वो मम्मी को पूछता है ये टाटा म्यूचुअल फंड क्या है, ये ग्रोथ फंड क्या है, रियल एस्टेट में डालना है तो क्या है, तो उसका ब्रेन वैसे डेवलप होता है। नहीं तो क्या होता है आजकल हमारे इंडियन फैमिलीज में, खास करके अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि बच्चे को शील करते, बेटा तू टेंशन मत ले, तू आराम कर, तू खेल, तू पढ़ाई कर, पैसे के बारे में मत सोचो, डिस्कस करो, लोन्स लेना है नहीं लेना है, कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बचपन में आप जो बच्चे को ग्रूम करोगे वही उसका लाइफस्टाइल बन जाएगा। आपने सेविंग कल्चर डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कल्चर डाल दिया, तो हर चीज को जैसे सोचेगा। जैसे मेरे खुद के मदर ने 6 साल के अंदर मेरे अंदर बिजनेस कल्चर डाल दिया, तो हर चीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, हेल्पिंग, यही हमें देखता हूँ। ओके। आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि बिजनेस, स्टार्टअप, एमएसएमई, इन चीज़ों का दौर चला हुआ है। हर तरफ, चारों तरफ यूथ भी बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि एमएसएमई में, जैसे आपने एक सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, और ऐसे कोई एग्जांपल या केस स्टडीज़ हम जिनके बारे में बात कर सकें, वो लोग रिलेट कर पाएँ कि हम भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सागर जी, जैसे स्टैटिस्टिक्स लास्ट 10-12 साल में हमने 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। 50,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है, और कोविड में बहुत सारे ऑनलाइन को बहुत सारे को ट्रेन किया है। 700 प्लस कंपनीज को मेंटोर किया है, 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, और 40 स्टार्टअप्स में हमारी कंपनी ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो वाइड एक्सपीरियंस है ना, ये वाइड एक्सपीरियंस में 80-20 रूल, आपको 10 स्टेप्स कॉमन ही मिलेंगे। वो 10 स्टेप्स राइट किया तो आप ग्रो करोगे, और 10 स्टेप्स को थोड़ा फोकस हिला दिया तो आप फॉल करोगे। एक बहुत बड़ा कंपनी है लॉजिस्टिक्स का, जिसको 100 साल कंप्लीट हो गए, 100 ईयर्स कंप्लीट करना अचीवमेंट है, और वो फैमिली बिजनेस है। थोड़ा मैं आपको एक अलग फ्लेवर देता हूँ, और वो फैमिली बिजनेस में 25 फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस कहने का मतलब फैमिली बिजनेस है, फैमिली इन्वॉल्व है। सो दी important roles are held by family. 2-3 generations of family members are working together. So you can imagine 3 generations of family members working together and 4 generations wide. क्योंकि 2 भाई होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में और स्प्लिट हो जाते हैं, कजिन्स हो जाते हैं, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन सेकंड कजिन्स हो जाते हैं। तब इमेजिन करो 3 generations डाउन, 4 generations वाइड कमिंग डाउन। और पहले के ज़माने में अर्लियर टाइम्स पे रिस्पेक्ट था, थोड़ा एक ट्रस्ट था। जैसे यंग जनरेशन आता है आज, बहुत डिमांडिंग है, फास्ट है, मुझे कितना इक्विटी मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे डिसीजन पावर है। तो कैन यू इमेजिन एन एम्पायर वर्थ एटलीस्ट 2000 CR एंटरप्राइज वैल्यू, एटलीस्ट। लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, एटलीस्ट वर्थ 100 ईयर्स सेलिब्रेट भी किया उन्होंने हमारे साथ। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये टॉप लेवल पे सब काम कर रहे हैं लेकिन हैप्पी नहीं है। फैमिली जो वरदान था, अब 3rd जनरेशन के बाद वो श्राप बन गया कि मुझे सागर सिन्हा का ही मुंह देखना पड़ा, हमारे वो कैपेबल नहीं है।
बट वो फैमिली है, ले लो। तो ये बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट था कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड बट अभी नेक्स्ट क्या। तो उसमें मुझे वो लोग ने अपॉइंट किया कि आप बोर्ड मेंटोर बन जाइए, आप हमारे साथ 2 साल प्लीज काम करिए, फिजिकली आइए, दे रिक्वेस्टेड। हमने वो असाइनमेंट उठाया और कैन यू इमेजिन हमने 3 स्टेप्स किया। 3 स्टेप्स बहुत क्लियर कि हर महीना बोर्ड रिव्यू होगा और बोर्ड का चेयरमैन ओनली फॉर दैट रिव्यू बसेश गालो। ओके, तो वो इमोशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम और मैं जानना चाहूंगा, एक्चुअली उनकी क्या प्रॉब्लम थी? क्या रिलेशनशिप में खटपट या क्या और क्या नहीं, एक कंपैरिजन होता है ना, क्योंकि फैमिली में 5 उंगली सेम नहीं होती, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। समझो जो बेचारा फाइनेंस देख रहा है उसको लोग गाली देते कि यार तू रेवेन्यू नहीं लाता, तू तो बैक ऑफिस संभालता है, तू कुछ नहीं करता। कोई सेल्स बहुत ज्यादा करता है लेकिन फैमिली बिजनेस है तो भाई ठीक है, सबका प्रॉफिट शेयर सेम है। तो उनकी वाइफ उनको पिन मारते कि आप तो ज्यादा स्मार्ट हो, आप तो ज्यादा सेल लाते हो, तो आपका ज्यादा शेयर होना चाहिए। जो कम केपेबल है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। कुछ लोग फैमिली बिजनेस में आना नहीं चाहते थे बट उनके फैमिली का वो प्रेशर था कि इतना बड़ा एम्पायर है, आपको आना है। अच्छा, कुछ लोग आ गए लेकिन डिजर्व नहीं करते थे। ओके, होता है फिर डिसीजन मेकिंग गेट स्टक बिकॉज फैमिली है तो सबको संभाल के पूछना। यंग जनरेशन को कुछ करना है, ताऊ जी को पूछो, चाचा को पूछो, दादा को पूछो, नहीं ये नहीं करना है, वो लोग चेंज करने को रेडी नहीं है। तो मेजर इशू बिकेम ईगो इशू, क्योंकि नाउ आप मेरे रियल ब्रदर नहीं, आप मेरे सेकंड कजिन हो गए, लेकिन हर चीज पे वोटिंग करो, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया, कंपैरिजन हो गया कि यार मैं जो डिवीजन संभाल रहा हूँ वो 400 करोड़ का रेवेन्यू ला रहा है, हाई प्रॉफिटेबल है, फिर भी मुझे एक्स्ट्रा मान सम्मान नहीं है, मुझे इतना ही इक्विटी है। तो ये सब कंपैरिजन आता है एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी वर्ल्ड वाइड, इंडिया में खास 3rd 4th जनरेशन के ऊपर बिजनेस टिकता नहीं है। अब्रॉड में टिकता है, अब्रॉड में यू विल फाइंड मेनी 3rd 4th 5th जनरेशन बिजनेस, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर सिर्फ बोर्ड पे रहते हैं, एग्जीक्यूशन करने के लिए सीईओ और प्रोफेशनल टीम रखते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या है, नहीं मारो छोकरो मेरा पोता ही, हम बोर्ड, हम इक्विटी तो रखेंगे लेकिन कंट्रोल भी हम करेंगे, कैश भी हम गिनेंगे, कस्टमर से भी हम मिलेंगे। तो प्रोफेशनल टीम लाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो हमने फर्स्ट चीज क्या कर दिया कि जो प्रॉब्लम था डिसीजन मेकिंग, तो 2 साल के लिए सिर्फ बोर्ड रिव्यू होता है मंथली, तो बोर्ड चेयरमैन बसेश गाला। अभी मैं काफी सबसे यंग, सब 40s 50s 60s 70s, बट वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि सर आप सेंसिबल हो, यू आर एबल टू कनेक्ट विद ऑल 3 जनरेशन, जो 20s में है, जो 35s में है और जो 50s 60s में, आप तीनों से कनेक्ट कर सकते हो। तो ओनली फॉर द बोर्ड डेकोरम डिसीजन मेकिंग आप वोटिंग लो, बट जैसे आपको बोर्ड कंडक्ट करना है, वोट अगर डेडलॉक हो गया तो आप डिसीजन पास कर सकते हो। तो उनका ट्रस्ट जीतने में 6 महीना लग गया। इसको क्या इंडस्ट्री आता है, क्या करेगा, लेकिन 6 महीना सबका सुना। इसे हम कहते हैं उल्टी प्रोसेस। कभी भी हम चेंज करने जाए उसके पहले उनका उल्टी निकाल लो, उनके अंदर का जो जहर है, जो दुख है, खाली करवाओ। सुनो। तो मैं और मेरे टीम ने पेशेंटली सुना 6 महीने तक, और सिर्फ उनका नहीं, उनके 25,000 एम्प्लॉइज का भी सुना, उनके 2,000 वेंडर्स का भी सुना। हमने वो मेहनत किया है। उसके बाद हम एक बहुत गोवा गए 6 दिन, 2 दिन गेम्स खेले, बॉन्डिंग किया, लोग रोए, सॉरी बोला, आई लव यू बोला, अब अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, सब हुआ। उसके बाद 2 दिन हमने रोड मैप पे काम किया और लास्ट 2 दिन वापस बॉन्डिंग पे, गेम्स पार्टिंग उस पर काम किया। ये फैमिली में इमोशंस है। और फिर हमने 2 रूल किए कि while working we are all professionals and if people are not okay they can not work। उनका इक्विटी डिफाइंड है, they can go and do something else, घर पे बैठ सकते हैं, वो कंपल्शन नहीं है। सेकेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग सेमी प्रोफेशनल पीपल कि मार्केटिंग वाले के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट। क्यों आप सागर जी को घुसा रहे हो, क्यों आप चित्रेश जी को घुसा रहे हो, क्यों पंकज जी को घुसा रहे हो। एंड थर्ड लेवल इज वी हैड क्लैरिटी, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, राइटिंग में। तो ईगो कम्युनिकेशन खत्म हो गया, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, सो दैट कंपनी ग्रो 9x। वो 2 साल में 9x बढ़ गया द नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स, राइट फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन टू द बेस्ट केमिकल्स कंपनी, सबका लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट फॉरवर्डिंग, सब काम उनके पास आ गया। तो ओनली थिंग इज कि उल्टी निकाल के स्टेबल करके कम्युनिकेट करवाना है। तो ये भी चैलेंज होता है एमएसएमई में कि उनको एक ऐसा मेंटोर चाहिए, एक ऐसा चाणक्य चाहिए, या ऐसा एक कृष्ण भगवान जैसा मेंटोर चाहिए जो बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करे, जो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दे। और थर्ड पार्टी को इमीडिएटली पता चल जाता है कि सागर भाई आपके यहाँ पे दाग है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं दिखेगा, मुझे फट दिख जाएगा, अच्छा मेरे लिए आप सब इक्वल हो, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो हैविंग एन इंडिपेंडेंट मेंटोर, इंडिपेंडेंट कोच एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। और 90% प्रॉब्लम्स आर लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इन फैमिली बिजनेसेस। आप क्लैरिटी कम्युनिकेशन सॉल्व कर दो, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत हटके केस स्टडी है कि बेसिक्स और कॉमन सेंस पे आप काम करो, राइट एथिक्स से और प्यार से बात करो, तो भी ग्रोथ आना ही आना है। राइट।
एक और कोई मैं जानना चाहूंगा आपसे। श्योर, एक आप स्टार्टअप भी ले लेते हैं। हमने स्टार्टअप्स को भी बहुत बोल दिया, लेकिन सब स्टार्टअप्स बुरे नहीं है, कुछ कुछ स्टार्टअप्स अच्छे भी होते हैं। और मैं स्टार्टअप्स का आपको एक फ्लेवर भी देता हूँ। मैं नॉन टेक स्टार्टअप लेता हूँ। हमारे एक क्लोज मित्र है, एक मेंटी है, प्रिंस लांबा करके, जबलपुर में रहते हैं। उनका सपना है कि सर मुझे चाय बेचना है, चाय का बहुत बूम है, मोदी जी भी चाय वाले थे, तो मुझे चाय को बड़ा करना है सर, और मेरा उसमें एक्सपर्टीज है। अब जबलपुर में बैठा हुआ इंसान कैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसने खुद के दम पे, बिना हमारे मेंटोरिंग पे काफ़ी फ्रेंचाइजीज खोली, काफ़ी एक्सपेंड किया। और जब हमारा मिलन हुआ कुछ दिन पहले, तब उसने एक चीज़ बोल दिया कि सर, एक अच्छा नेटवर्क होने से, एक अच्छा मेंटोर होने से, अपने नेटवर्क में 5-6 अच्छे लोग होने से, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 1000 फ्रेंचाइजीज खोल पाऊंगा, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, इन 3 years 4 years। तो वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब एग्जीक्यूशन में स्टार्टअप को क्या क्या करना चाहिए, तो 5 स्टेजेस हमने उनके लिए डिफाइन किया था। ये जो चाय का कंपनी, उसके लिए स्टेज 1 था MVP। हम सब स्टार्टअप में सुनते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि भाई आपका जो चाय है वो तो हर एक के पास चाय, तेरे पास क्या यूनिक है। तो हमने वो यूनिकनेस पे काम किया कि हमारा जो चाय पत्ती है, भले 200 चाय कंपनीज आ जाए, हमारा जो फ्लेवर है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ओपन चैलेंज, नहीं तो मनी बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसमें भी वेरिएशन डाल दिया, इलायची चाय, रोस्ट चाय, चॉकलेट चाय, कॉफी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे काम किया, MVP पे काम किया। सेकेंड, बैकिंग पे आ गए हम, कि भाई चलो प्रोडक्ट आ गया, आपके पास बैकिंग क्या है। तो हमने कुछ और लोगों को फ्रेंचाइजीज दिलाए विद द कंसेप्ट कि ये बिजनेस मॉडल स्टैंड अलोन चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया, कि भाई एक स्टोर अच्छा चल रहा है, ऐसे 1000 स्टोर चल सकते कि नहीं चल सकते। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेन्यू, ऑफ प्रोसेस, ऑफ टीम, हायरिंग। और उसके बाद देन हार्डकोर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपेंशन। क्योंकि अगर कोई मेरा स्टोर लेता है, फ्रेंचाइजी लेता है, ब्रांच लेता है, पहले वो प्रॉफिट कमाना चाहिए। बट चाय के केस में स्टैंडर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे सेम टाइप की चाय, सेम टेस्ट। श्योर, आप स्टारबक्स गए सागर जी? आप, मैं स्टारबक्स रशिया भी गया हूँ, स्टारबक्स न्यूयॉर्क भी गया हूँ, इंडिया में भी पिया है, और इंडिया में काफ़ी सिटीज़ में पिया है, लंदन में बहुत जगह पिया है। जावा चिप 99.9% सेम मिलता है। जो जावा चिप कॉफ़ी मेरा फेवरेट ड्रिंक है, कैपेचिनो भी 99.9% सेम मिलता है। ओके। तो अगर स्टारबक्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ पॉसिबल। अगर आप रॉ मटेरियल का सोर्सिंग, थोड़ा मशीन का यूसेज और SOP बना दो प्रिपरेशन का, और आप ट्रेनिंग पे फोकस करो, तो हो सकता है सर। आप मैकडोनल्ड्स में जाओ, आप देखो कि आलू हर जगह सेम नहीं रहते, लेकिन आपको बर्गर का टेस्ट और स्वाद और टेक्सचर सेम मिलेगा। सो स्टैंडर्डाइजेशन इज की। अगर आपको ब्रांड बनना है, बड़ा बनना है, यू हैव टू गिव द सेम एक्सपीरियंस एवरी टाइम। तो लोग आपके पास क्यों आते हैं? मैं अगर रशिया में हूँ या मैं अगर US में हूँ, तो मुझे मालूम नहीं 10 ब्रांड्स हैं, लेकिन स्टारबक्स का कॉफी ट्राइड टेस्टेड प्रो 1 है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर ट्राइड टेस्टेड प्रो 1 है। सो स्टैंडर्डाइजेशन क्रैक करोगे तो ही आप बड़े बन पाओगे। लोग क्रैक नहीं करते। आपने बताया कि प्रोडक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करना। सेकंड आपने बताया स्टैंडर्ड हर जगह के सेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, थर्ड इज बैकिंग। अभी ये हो गया, बैक कौन करेगा? तो हमारा मॉडल है कि मैं 1 रुपया डालता हूँ, वो लोग मुझे देख के कि सर आप 1 रुपया डाल रहे हो, उसका मतलब आपने डबल चेक किया है, आपने एंटरप्रेन्योर से काम किया है, तो हम 10 रुपये डालेंगे। तो वैसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी हमने प्लानिंग किया है। एंड देन वी यूज दैट फॉर टीम बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग, ब्रांडिंग एंड इम्प्रूविंग फ्रेंचाइजीज। तो कुछ ही टाइम पे फ्रेंचाइजी डबल हो गए, और हमारा एक्सपांशन प्लान भी बहुत अग्रेसिव है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, अब खाली फ्लोर्स चढ़ानी है, तो हम वो फ्लोर्स चढ़ाए। तो स्टार्टअप में भी हम ऐसे काम कर सकते हैं, दैट यू वर्क स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वर्क ऑन द प्रोडक्ट सर्विस। उसके पहले भी एक स्टेप होता है, जो आदमी लीड कर रहा है या जो फाउंडर्स लीड कर रहे हैं, वो कैपेबल होने चाहिए। हाँ, उनको वो आजकल आज लोगों के पास बहुत ईगो है कि मैं IIT का हूँ, IIM का हूँ, मुझे 100 करोड़ मिल जाएगा। वो जमाना गया सर। आपके अंदर वो भूख होना चाहिए, क्योंकि लोग स्टार्टअप में आदमी पे पैसा लगाता है, घोड़े पे पैसा लगाता है। तो उसका क्या स्किल सेट है, उसका क्या एटीट्यूड है, वो कितना हम्बल है, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, वो पहला चीज़। फिर प्रोडक्ट चीज़, फिर इसको पैकेज करो, डिजाइन करो, स्टैंडर्डाइज करो, एक्सपांड करो। ये सिंपल स्टेप्स करो, 80% सक्सेस रेशियो कंफर्म्ड है। और इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड आपसे, अभी आपने जो बोला आदमी घोड़े पे पैसा लगाता है, तो कोई एक नया बंदा अगर कोई कंपनी शुरू कर रहा है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट उसको मिल जाए, या फिर क्या क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए उसको? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एट द एज ऑफ 25 या 30, तो उसके लिए आंसर अलग है। बट अगर आप 30 के बाद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट लेना बहुत ईजी है। ऐसा क्यों? मैं आपको बोलता हूँ, आपका फर्स्ट इन्वेस्टर, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पहले एक MVP बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, और समझो आपके पास पैसे नहीं है, सो योर फर्स्ट इन्वेस्टर इज FFF, 3 Fs, योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज एंड योर फैंस।
आपने जिंदगी में कैसा व्यवहार किया है, आपका चरित्र कैसा है, आपका स्पार्क कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या आप में एक्सीलेंस और एथिक्स है, तो आपके कुछ फैंस रहेंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी आपको 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख दे देंगे। पहला इन्वेस्टमेंट वो ट्रिपल एफ से ही लेने का, क्योंकि बाकी कोई आपको बिलीव नहीं करेगा सर। लेकिन ट्रिपल एफ भी कब इन्वेस्ट करेगा? देखो फैमिली तो कर देगा, भाई हमारा बच्चा है, बट फ्रेंड्स और फैंस, जब आपका चरित्र, आपका एथिक्स, एक्सीलेंस था, इसलिए 30 के प्लस में आपका है। अगर आप लेस देन 25 हो तो वो कम है, देन इट बिकम्स अ फैमिली बैकग्राउंड। और अगर आपने नेटवर्किंग किया, आपके अच्छे मेंटोर्स हो, तो लाइफ इजी हो जाता है। एक बार समझो आपके पास 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी आपको चाहिए वो आ गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बनाओ। और सेकंड टेस्ट होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। कोई भी स्टार्टअप वाला ये बोलेगा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट फालतू है, सब बोलेंगे सर हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट दुनिया बदल देगा। कोई भी थोड़ी बोलेगा प्रोडक्ट नहीं, बट एक्चुअल टेस्ट मार्केट में से लॉन्च करो, सैम्पलिंग करो, छोटे एरिया में टारगेट करो, और मार्केट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये लिटमस टेस्ट है, ये अग्नि परीक्षा है, इसे पास करना है। प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया तो अगर आपका नेटवर्क स्मार्ट है तो आपको एंजल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे कि अब आपका ये सैंपल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में लाओ। तो इसलिए हम कहते हैं एंजल या अर्ली वीसी इन्वेस्टर्स। ओके। फिर अब एक बार आपके पास एंजल इन्वेस्टर आ गया ना, फिर वही आपके लिए इन्वेस्टमेंट लगा, क्योंकि उसको भी एग्जिट चाहिए। उसने 1 करोड़ लगाया तो उसको भी वो 1 करोड़ वापस चाहिए, तो वो बोलेगा कि आप अभी एक काम करो, इसका 2000 पीस बना के बेचो, तो आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी मिल जाएगा। और उसके ही नेटवर्क में रहता है, उसका काम है। जैसे अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है सागर जी, आपके नेटवर्क में किसी के पास अच्छा आइडिया है और उसके पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसको फंडिंग मिल जाएगा, आप मेरे पास लेके आओ। तो एक नेटवर्क है हमारा। तो ऐसा क्या कोई इन्वेस्टर क्या देखता है? 5 या 6 चीज देखता है, ठीक है। नंबर 1 वो आदमी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उस आदमी में क्या? आदमी में एथिक्स, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, वो ट्रस्ट वर्दी है और वो फीडबैक सुनेगा या बहुत ज्यादा जिद्दी है। हमको जिद्दी भी आदमी चाहिए कि वो गिव अप नहीं करे, लेकिन वो सुनने वाला भी चाहिए कि वो फीडबैक ले। तो फर्स्ट वो देखते हैं। सेकंड, ये प्रोजेक्ट को बैक कौन कर रहा है, इसका सीए कौन है, इसका मेंटोर कौन है, इसके कोर टीम में कौन है, क्योंकि अकेला घोड़ा कितना भागेगा। इनफैक्ट हमारा एक सीक्रेट फॉर्मूला है, हम सिंगल फाउंडर्स में बहुत कम पैसा लगाते हैं, क्योंकि अकेला आदमी को कभी कुछ भी हो सकता है, उसका मूड ऑफ हो गया, बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता कोविड में कुछ हो गया। पर मल्टीपल फाउंडर्स रहेगा या स्ट्रॉन्ग कोर टीम रहेगा तो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका कोर टीम क्या है वो सेकंड देखते हैं। थर्ड, उसके आइडिया में कितना दम है, हम हमारा दिमाग लगाते हैं। जैसे आज स्टार्टअप में आ गया है सैम, सॉम, टैम की मार्केट साइज कितना है। समझो मैं चाय बना, सैम, सॉम और टॉम, मैं फुल फॉर्म दे देता हूँ। सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, यानी ये चाय का मार्केट कितना है। फिर सॉम होता है सर्विसेबल ऑपरेटेबल मार्केट, कि आज मैं कितना ऑपरेट कर सकता हूँ। और टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट। इन शॉर्ट ये सब फैंसी टर्म्स का मतलब क्या है कि चाय का मार्केट पीने वाला कितना बड़ा है। 1 करोड़ लोग पियेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके कंज्यूमर बेस कितना है और उसका रुपी टर्म कितना है, कितना सेल होगा 1 साल में, 2 साल में। समझो 1 करोड़ लोग अगर चाय पी सकते हैं और चाय का कीमत आप 7 रुपए पकड़ लो, देन द टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट है 7 करोड़। तो हमको वो देखना है कि यार इसमें दम है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट यूनिक है और उसका मार्केट क्या है। एंड लास्ट हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट सस्टेन कर पाएगा और स्केल कर पाएगा, क्योंकि हमें 1-2 करोड़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमको 100 करोड़ 1000 करोड़ में इंटरेस्ट है कि वो प्रोडक्ट कितना फास्ट स्केल कर पाएगा। उसके लिए पैसा चाहिए तो डालेंगे, और वो सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही फेमस होगा और 10 चाय वाले आ जाएंगे। बिल्कुल सही। आपने अगर एडटेक कर दिया, वो फेमस हो गया और 10 आएंगे, तो आप सस्टेन कैसे करोगे कंपटीशन के सामने? ब्रांडिंग के थ्रू, आईपीआर के थ्रू, टैलेंट के थ्रू। तो सस्टेन और स्केलेबिलिटी देख लेते हैं, और फिर हमारे लिए 4 टिक मार्क है। फिर गट फीलिंग है, गट फीलिंग तो आता ही आता है सर। आइडिया में सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दिखेगी या उस आदमी के थॉट प्रोसेस में? दोनों, क्योंकि आइडिया तो कॉपी हो जाएगा दोनों में सर। और वो आदमी ने अगर कुछ सोचा है कि इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया ट्रेडमार्क, वाया कल्चर, ब्रांड बिल्डिंग, बहुत सारे स्टेप्स है, या तो वाया फास्ट मूविंग एंट्री, वाया लॉजिस्टिक्स। जैसे आज आप कैडबरीज को बीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैडबरीज का लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना अच्छा है कि मोटा मोटी हर पान बीड़ी शॉप पे भी आपको कैडबरी मिलेगा। तो मैं कितना भी अमर करोड़पति आदमी हूँ, मैं कैडबरीज को बीट कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे 10-20 साल लग जाएंगे। तो स्पीड इतना आगे जा चुका है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में आपके पास ऐसा क्या स्ट्रेंथ है जो कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम वो भी देखते हैं। तो ये 4-5 चीज। और फिर गट फीलिंग पे हम बहुत मानते हैं, क्योंकि अगर मुझे राइट वाइब्रेशन नहीं आया, इफ आई विल नॉट एंजॉय वर्किंग,
आप आदमी भी अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि आई विल नॉट एंजॉय दिस जर्नी, देन आई विल नॉट डू। ये हमारा पर्सनल ये 6 चीज का चेकलिस्ट है। और अगर आप आदमी भी अच्छे हो, आइडिया भी अच्छा है, सैम यानी मार्केट साइज भी अच्छा है, आइडिया को डिफेंड किया जा सकता है, और दिल भी एक्साइटेड है यार ये करने में मजा आएगा, इससे इंडिया का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसमें पैसा भी है, फेम भी है, लोगों की सेवा भी होगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो इन्वेस्टर के साइड से हो गया। अब जिसको इन्वेस्टमेंट लेना है वो इन्वेस्टर किधर ढूंढे? अभी नया नया मार्केट में है, किधर ढूंढे इन्वेस्टर? जिसे मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इन्वेस्टर आपका FFF, हाँ वो तो ठीक, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स। फिर जैसे ही आपका ऊपर हो जाए ना, लिंक्डइन पे बहुत सारे एंजल नेटवर्क ग्रुप्स है, लिंक्डइन पे बहुत सारे एंजल मीटअप ग्रुप्स है, जैसे हम भी अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स है। तो ऐसा हर एक स्टार्टअप को पहले 2-3 मेंटोर्स ढूंढने चाहिए। मेंटोर का डेफिनेशन क्या है कि जो सिर्फ ज्ञान न दे, ज्ञान देने वाले सागर जी बहुत है, आप और मैं भी ज्ञान देते हैं, पर जिसने खुद ने प्रूव किया है, जिसके पास खुद के पास वो कैपेबिलिटीज और प्रूफ है कि भाई हाँ इसने 50-100 करोड़ का कंपनी बनाया है, इसने IPO लॉन्च किया, यानी कुछ तो उसके पास प्रूफ है, उसके पास वो स्किल है, नेटवर्क है, तो पहले मेंटोर्स बनाओ। अब मेंटोर के पास आप जाओगे पैसा दो तो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन आज के जमाने में आप पूछो ना कि सर आई नीड योर हेल्प, आई एम हंग्री, पैशनेट, एथिकल, आई नीड योर हेल्प, तो लोग हेल्प करने के लिए हैप्पीली रेडी है, लोगों को हेल्प भी करना पसंद है, और फिर उनको लगता है इसमें पोटेंशियल है, तो वो ऑटोमेटिक वो खुद अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर बन जाएगा। आपका काम है 2 अच्छे मेंटर्स ढूंढना, 2 एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढना, आगे का जर्नी वो लोग ड्राइव करेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको निकालना भी आता है। तो आपका काम है फर्स्ट के प्रोडक्ट बनाओ फ्रॉम FFF, और 2-3 मेंटर्स अच्छे ढूंढ लो, एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढ लो, फिर आगे का जर्नी वो लोग गाइड कर लेंगे। आप गुजराती भी हो, बिजनेसमैन भी हो, तो हर हिंदुस्तानी का एक सवाल जरूर होता है कि गुजराती बिजनेस में इतने तेज कैसे होते हैं? गुजराती हो, मारवाड़ी हो, इनका क्या सीक्रेट है? इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? काम करने का क्या तरीका होता है? यही लोग इतने आगे कैसे निकलते हैं? सर एक हाइंडसाइट लेते हैं, शेर का बच्चा पैदा होकर शिकार क्यों करता है? क्योंकि उसको बचपन से ऐसे ग्रूम किया जाता है कि हमें शिकार करना है। तो आपके फैमिली एनवायरनमेंट में अर्ली स्टेज, जो से हम संस्कार स्टेज कहते हैं, 0 to 6 years को हम संस्कार स्टेज कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। ये संस्कार स्टेज में जो एनवायरनमेंट में बातचीत होता है, बच्चा स्पॉन्ज जैसा ऑब्जर्व करता है। अब जितने भी जैन कम्युनिटी जो बिजनेस में बहुत आगे है, उसमें मारवाड़ीज, गुजरातीज, कच्छीज, वागड़ ये सब आ जाते हैं। गुजराती कम्युनिटी बोल दो, मारवाड़ी कम्युनिटी बोल दो, और कुछ सिंधी पंजाबी कम्युनिटीज, उनके सर जीन्स में ही बिजनेस है। उनके दादा ने बिजनेस किया, उनके फादर ने बिजनेस किया। जब उनके यहाँ पे सोशल इवेंट होता है तो बिजनेसमैन ही आते हैं, बिजनेस फैमिलीज ही आते हैं। उनका वेकेशन होता है तो बिजनेस ट्रिप ही होते हैं। जब डाइनिंग टेबल पे होते हैं तब वो स्टॉक मार्केट का बात करते हैं। गुजराती फैमिली में खास कि आज रिलायंस ऊपर गया, आज TCS नीचे गया, फिर वो लोग ऐसे डिस्कशन भी होते हैं कि यार आज ये लॉस हो गया, हमने ये फैक्ट्री एक्सपांड किया। तो जो एनवायरमेंट है, बच्चा भले पार्टिसिपेट नहीं करे लेकिन सुनता है, और आजकल के बच्चे तो डबल सुनते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। और इसलिए जब बचपन से आप हमें बोलो तो बिजनेस कम्स ग्रेट। सिमिलरली साउथ इंडियंस जितने भी आप देखो, महाराष्ट्रियंस देखो, दे आर एक्सट्रीमली स्टूडियस, एकेडमिक ड्रिवन, क्योंकि उनके बचपन में रिसर्च का ही बात होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया केमिस्ट्री के बारे में, ये इसको नोबेल प्राइज मिला, उनके घर पे ये एनवायरनमेंट चलता है। यूजुअली नॉर्थ इंडियंस में, यूजुअली मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, बट यूजुअली नॉर्थ इंडियंस में आप देखते हो तो गवर्नमेंट सर्विस का एक क्रेज है कि बचपन से, हाँ यू नो कि IPS IAS बनो या गवर्नमेंट सर्विस लो, क्योंकि उनके बचपन से ही ये काम होता है। जितने भी आप कुछ फैमिली सोल्जर्स देख लो, जिनके फैमिली हमारे हीरोज है, सोल्जर्स, उनको सल्यूट, तो उनके बचपन में घर में एनवायरनमेंट होता है कि आपके फादर ब्रिगेडियर थे, जनरल थे, देश के लिए उन्होंने कितना अवार्ड लिया, कोई बेचारे शहीद हुए, उनको सल्यूट। तो जो एनवायरनमेंट में आप पलते हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए नेचुरल हो जाता है, तो बिजनेस बिकम्स नेचुरल फॉर अस। एंड सेकंड, जब आप वो ग्रूमिंग में आ जाते हो तो फिर आपको जो एक्सपोजर मिलता है बिजनेस का, फिर आप जॉब करना पसंद नहीं करोगे। आप बोलेंगे कि भले जॉब में मुझे 25 लाख मिले, बिजनेस में 3 लाख मिले, तो भी मेरे जो अभी एनवायरनमेंट में मैं कंफर्ट में हूँ, मैं बिजनेस ही करूंगा, मैं खुद का राजा रहूंगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू फाइंड मोर देन 65% ऑफ गुजरातीज, मारवाड़ीज, जैन्स स्टिल डूइंग बिजनेस टुडे। और जितने भी आप स्टार्टअप्स देख लो, बड़े बड़े, ओला से लेके ओयो, सब मारवाड़ीज, जैन्स है, और जो मारवाड़ीज है, अग्रवाल्स है, बंसल्स है, बिकॉज बिजनेस इज इन द ब्लड सर, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू अडेप्ट। बट गुड न्यूज इज अब इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर, थोड़ा सोशल मीडिया के कल्चर के कारण ये अब डेमोक्रेटाइज हो रहा है, और बाकी कम्युनिटी भी एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, विच इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। बट इसके साथ भी ये देखा जाता है कि अगर किसी बिजनेस में मारवाड़ी है, गुजराती है, तो इनकी स्पीड, इनकी स्केलेबिलिटी अलग ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास कुछ तो ऐसा जानकारी है, कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये अलग ही होते हैं।
वो ऐसे क्या चीज़ होती है? सर जैसे आपने रिसर्च देखा, इट टेक्स 10,000 आवर्स टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। आपको सिंगिंग पसंद है या नहीं पसंद है, आप 10,000 घंटा खाली गाने का ट्राई करो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, भले आपका आवाज नहीं है। आपको पियानो पसंद है कि नहीं पसंद है, आप 10,000 घंटा प्रैक्टिस करो, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। देयर इज ओनली 2 शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। 10,000 घंटा को बाईपास करना तो 2 शॉर्टकट है। एक है रीडिंग, सेकेंड इज मीटिंग पीपल। जब वो 0 to 6 में वो रीडिंग लिस्निंग ही कर रहा है, बिजनेस 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 बचपन से। जब वो 10 साल 12 साल का है तभी वो बिजनेस का एक्सपोजर ले रहा है, तो उसका आधा ट्रेनिंग हो चुका है सर। तो आपको 10,000 घंटा देना पड़ेगा, मुझे 5,000 घंटा ही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 5,000 घंटा इनडायरेक्टली बचपन से ट्रेनिंग हो गया। सेकेंड कैसा है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे ऑलरेडी गाइडेंस मिल गया। समझो आप फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर हो, मैं काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन मेरे फैमिली बिजनेस में बहुत एंटरप्रेन्योर्स है, तो मैं थर्ड लेवल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मुझे अगर किधर भी अटकता है तो बैंक लोन कैसे लेना हमें आता है, प्रॉपर्टी कैसे लेना हमें आता है, मार्केटिंग कैसे करना हमें आता है, वेरएज आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री इट बिकम्स इजियर फॉर अस। आपने जो माहौल वाली बात बोली, मतलब सारा कुछ वहीं से निकल के आता है। माहौल है तो उसकी वजह से सब कुछ होता चला जाता है। लेकिन आज के टाइम में जो शहरी कल्चर होता है, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर होता है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चा बस, बाकी दादा दादी घर में रहते हैं, नाना नानी घर में। तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और मान लो हस्बैंड यानी कि बच्चे का जो पापा है वो भी कोई जॉब के बैकग्राउंड से अभी भी बिजनेस शुरू करा है, तो वो अपने घर में बिजनेस का माहौल कैसे डेवलप करे? वाइफ का बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक बंदा है जो बिजनेस में अभी भी घुसा है, वो अपने घर में कैसे डेवलप करे? आजकल यूट्यूब पे भंडार कंटेंट है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स अवेलेबल है, आपका पॉडकास्ट है, हमारा चैनल है, और बहुत अच्छे लोग हैं। लिसन, इस पे कुछ कॉस्ट नहीं लगता। एक कल्चर बना दीजिए कि हर संडे को आधा 1 घंटा हम लर्निंग फैमिली साथ में करेंगे। संडे को तो टाइम रहेगा। और कोई बिजनेसमैन का केस स्टडी आप ले लीजिए, बिल गेट्स कैसे बड़ा बना, रतन टाटा साहब कैसे बड़े बने, लेट्स से ओयो रूम्स कैसे बड़ा बना। ये यूट्यूब है ना सर, भंडार है नॉलेज का, और टाइम वेस्ट का भी भंडार है। इफ यू पिक द राइट पर्सन टू फॉलो, इफ यू लिसन टू डिफरेंट स्पीकर्स, आपको नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं सर, हर जगह आपके आजू बाजू, ऑनलाइन जूम पे, हर जगह बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। रीडिंग, मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग अबाउट देम इज ऑल्सो ट्रेनिंग। तो भले आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सागर सिन्हा के पॉडकास्ट को फॉलो करिए, आप बसेश गालो को फॉलो करिए, आप और 10 जन के बारे में पढ़िए, तो आपका ट्रेनिंग डे 1 से चालू हो जाएगा। ऑसम ऑसम, बहुत सारी चीज़ें आज आपसे सीखने को मिली मुझे भी, और ऑफ कोर्स जो देखने वाले हैं उनको ज़रूर बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाला सर, आपसे हम दोबारा फिर से मिलेंगे, सो थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, प्लेजर ऑन मी।